तो दोस्तों आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं द ताज स्टोरी। इस मूवी में ताजमहल के ऊपर केस किया गया है। क्यों किया, कैसे हुआ, क्या क्या रीजन है, इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे। मैं मूवी में है वही बताऊंगा। मैं किसी समुदाय को सपोर्ट नहीं करता हूँ। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को केवल एंटरटेनमेंट पर्पज से ही ले। मूवी की शुरुआत में हमें आगरा 1959 का दौर दिखाया जाता है। इसमें हाई अथॉरिटी के लोग ताजमहल के नीचे 22 कमरों में जाते हैं। वहाँ मरम्मत का काम चल रहा था। तभी एक अथॉरिटी मेंबर टूटी हुई दीवार में देखता है तो वह शॉक हो जाता है और वह उसे अपने साथी मेंबर को दिखाता है तो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और बोलते हैं सीनियर अथॉरिटी को तुरंत बताना होगा। अब हमें हमारे करंट डे में ताजमहल दिखाया जाता है। लोगों की चहल पहल के साथ गाइड लोगों की भी भरमार होती है। हमें दिखाया जाता है विष्णुदास लोगों को गाइड करते हैं और उनका बेटा भी यही काम करता है। विष्णुदास बहुत ईमानदार होते हैं। लोगों के सपोर्ट से विष्णुदास टूरिस्ट अथॉरिटी चुनाव के लिए फॉर्म पर हस्ताक्षर करते हैं। तभी उनकी मुलाकात उस्मान भाई से होती है। उस्मान भाई करंट प्रधान होते हैं। देखने में विष्णुदास के जीतने के चांस ज्यादा होते हैं। उस्मान विष्णु को डराता है और धमकाता है, लेकिन लोगों के सपोर्ट होने के कारण उस्मान को यह उल्टा पड़ जाता है। विष्णुदास की छोटी सी फैमिली होती है। एक लड़की विष्णुदास का इंटरव्यू लेने आती है जिसका टॉपिक ताजमहल होता है। तब विष्णुदास से पूछा जाता है ताजमहल की सच्चाई क्या है, कहाँ जाने ताजमहल कब बनवाया, क्या राजा मान सिंह से ताजमहल को लीज पर लिया गया था, ताजमहल के नीचे वाले 22 कमरों का रहस्य क्या है। तब विष्णुदास एक एक करके पॉजिटिव वे में आंसर देते हैं और वही बताते हैं जो हमने पढ़ा है। तभी वह पूछती है नीचे की 22 कमरों का क्या राज है और सरकार को उसे बंद करना क्यों पड़ा। फिर बोलती है मैं अगर बोलूं कि इसमें हिंदू देवी देवताओं के एविडेंस मिले हैं तो क्या आप मानोगे। तब विष्णुदास बोलते हैं ये सभी अफवाह हैं, इनमें भरोसा मत कीजिए। वो 22 कमरों का मुझे भी नहीं पता, सरकार ने किया होगा, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तभी लड़की एक तस्वीर दिखाती है और पूछती है ये है मोहनदास जो कि 1970 में एक टूरिस्ट गाइड थे। यह देखकर विष्णुदास की शक्ल ही बदल जाती है। लड़की बताती है अमेरिका से 2 आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, इन दोनों के साथ ये भी नीचे गए थे। इन्हें हिंदू टेम्पल देखने को मिला था और उन्होंने बताया भी था कि ये हिंदू टेम्पल है। यह बात प्रचार में भी आई थी। विष्णुदास वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि विष्णुदास अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहे हैं। तभी विष्णुदास ताजमहल की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं क्या पता असली सच्चाई क्या है, मैंने 25 साल इसमें दिए हैं। अब अगर आखिर में ये पता चलता है कि ये सब कुछ झूठ है जो भी आज मैंने टूरिस्ट लोगों को बताया। तभी एक व्यक्ति भड़क जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। ये सब किसी ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। तभी हमें पता चलता है मोहनदास विष्णुदास के पिता थे जो कि 1970 में आर्कियोलॉजिस्ट के साथ 22 कमरों के अंदर गए थे। उन्होंने ये सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की तो पॉलिटिक्स प्रेशर के चलते हुए उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अब विष्णुदास घर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है उनका वीडियो वायरल हो चुका है। उस्मान भाई का काम और भी आसान हो जाता है। वह विष्णु को बोलते हैं तुमने जो कुछ हमारे खिलाफ बोला है उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम दंगे भड़काने का काम कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे बेटे को भी। एसोसिएशन के बाहर निकलते ही उनके मुंह पर काली पोत दी जाती है। विष्णुदास का पूरा परिवार बेरोजगार हो चुका था और विष्णुदास बेबस हो चुके थे। वे सोचते हैं अगर जो मैंने बोला है सच में वह सही हुआ तो मेरे देश के इतिहास के साथ क्या हो रहा है। उनके पिता ने भी रिसर्च किया था, उसमें उन्हें भी पता चला था इसे दुनिया के सामने लाना है तो किसी न किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब हमें दिखाया जाता है उस्मान भाई का भी एक लीडर होता है। वो बोलता है विष्णुदास ने नशे की हालत में जो बोला है सस्पेंशन ही इसका एकमात्र जवाब नहीं है, उनके ऊपर नजर रखो और वह आगे ऐसा कोई काम न कर पाए। इधर विष्णुदास ने सोच लिया था कि वह ताजमहल पे पीएलए डालेंगे जो कि ऑलरेडी कतार डल चुकी थी। कोर्ट पहले ही सभी को खारिज कर चुके थे। फिर भी वह हिम्मत करता है और जाने माने वकील के पास जाता है। वकील बोलता है अगर आपके पास प्रमाण है तो ही हम पीएलआई दर्ज करेंगे और कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। फिर विष्णुदास प्रमाण जुड़ाने में लग जाते हैं। अपना पुराना अटैची निकालते हैं। वहाँ पर उन्हें उनके पिताजी से लिखी बुक मिलती है। वह उसे पढ़ते हैं तो वीएन के बेटे के बारे में पता चलता है जो कि मैसूरी में रहता है। विष्णुदास किसी को बिना बताए मैसूरी के लिए निकल पड़ते हैं। मैसूरी पहुंचकर वह उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं और पूछते हैं आप इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हैं। वह विष्णुदास को कुछ थीसिस देते हैं जो कि उनके पिता ने ताजमहल पर लिखी थी। विष्णुदास वो सब कुछ पढ़ लेते हैं और वकील को बताते हैं प्रमाण मिल गया है, पीएलआई अप्लाई करो, कोर्ट हमारी बात जरूर सुनेगा। पीएलआई डाल दी जाती है और न्यूज सुर्खियों में आ जाती है। तभी मुस्लिम समुदाय के लीडर को भी यह पता चलता है। तभी हमें आगरा का कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रसी को देखते हैं जो कि डिफेंस के लॉयर हैं और विष्णु का लॉयर कोर्ट नहीं पहुँचता क्योंकि उन्हें डराने के लिए उनके कुत्ते को गोली मार दी जाती है और
लेटर में लिख कर दिया जाता है अगला फैमिली मेंबर होगा। विष्णु को खुद ही अपना केस लड़ना पड़ता है। कोर्ट शुरू होता है। विष्णु बताते हैं मेरा केस मैं खुद लड़ूंगा, कोई मेरा केस लड़ने को तैयार नहीं है। वह अपना बयान बताता है, मुझे 3 अथॉरिटी से प्रॉब्लम है। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से सवाल पूछा है, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था का क्या प्रमाण है, और एजुकेशन बोर्ड से ये पूछना चाहता हूँ ताजमहल का इतिहास किस आधार पर लिखा गया है और किस आधार पर पढ़ाया गया है। और गवर्नमेंट से ये सवाल पूछा है, ताजमहल के नीचे के कमरों में ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है। डिफेंस के लॉयर भी बताते हैं, तुम कौन सी अथॉरिटी पे भरोसा करते हो, गवर्नमेंट, एजुकेशन, टूरिस्ट, तुमने तो सभी को गलत बताया है। विष्णुदास कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें 22 कमरों की बाहर से ली गई फोटोज और फर्श की फोटोज होती है जिनमें स्वास्तिक चिन्ह और हिंदू कल्चर चिन्ह होते हैं। इसी के साथ ताजमहल के गुम्बद की फोटो दिखाते हुए बताते हैं कि इसमें नारियल, शिवलिंग और आधा चांद दिखाई देता है जो कि हिंदू कल्चर को दर्शाता है। इसी के साथ रशीद बोलते हैं, आधा चांद मस्जिदों पर भी होता है। इन्हीं सभी चीजों और तर्क को देखते हुए पेलाई को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लोगों को नाचते गाते दिखाया जाता है। विष्णुदास को मीडिया सवाल पूछता है, मुस्लिम समुदाय इससे बहुत नाराज है। तब विष्णुदास कहते हैं, यह मुद्दा हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, यह मुद्दा है इतिहास का, हिंदू और मुसलमान का मिला जुला इतिहास। अब रशीद और उसके लीडर को दिखाया जाता है। लीडर रशीद को डांटते हुए कहते हैं, आज ताजमहल, कल कुतुब मीनार, लाल किला, कितने केस लड़ोगे? अब थोड़ी देर बाद कोर्ट का सीन स्टार्ट होता है। अब कोर्ट फिर से शुरू होता है। हम देखते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से उर्मिला को बुलाया जाता है। रशीद पूछते हैं, आप हिस्ट्री की बुक में कोई भी तथ्य कैसे डालते हैं? वह बताती है, जो हिस्टोरियन होते हैं, कोर्ट के वर्डिक्ट होते हैं, उसे देखते हुए पॉजिटिव वे में, जिससे बच्चों पर बुरा असर न पड़े। अब विष्णु क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए पूछते हैं, जो भी हिस्ट्री बुक में दर्शाया है वो एज टू एज हिस्ट्री है, उसमें कोई भी एक्सट्रीम लेवल पर आप नहीं बताते हैं ना? मैडम बोलती है, हाँ। विष्णु बोलता है, नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, तो उससे पहले और पीछे हिंदुत्व का युद्ध है। नाथुराम गोडसे हिंदू था और हिंदू पेपर के लिए वो काम करता था, के लिए इसकी जात बताने की जरूरत क्या थी? बाबा राव अम्बेडकर के लिए भी ये सब किया गया है। किसी अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्यों आपने एक्सट्रीम लेवल के बारे में बताया गया है? क्यों आपने हर एक माइनॉरिटी राजा के बारे में आपने बहुत मॉडिफाई करके लिखा है, लेकिन किसी भी हिंदू महाराजा के बारे में क्यों नहीं लिखा गया इसमें? इतना बोलकर वो अपना क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म करते हैं। कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग डेट देती है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी हिंदू राष्ट्र पार्टी से विष्णु को बुलावा आता है क्योंकि सबको अपना कॉमन इंटरफेस चाहिए। इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग विष्णु से बहुत नाराज थे। इसके चलते उसके बहू और बेटे को बदतमीजी की जाती है और बेटे की पिटाई की जाती है। तभी एक हिंदू नेता आता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है और विष्णु को बताते हैं, तुम्हारे पिता भी मेरे पास आए थे, तब मैं एक छोटा मोटा कार्यकर्ता था, तब मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे लिए करूंगा। इससे विष्णु के बेटे का इलाज भी हो जाता। नेक्स्ट हियरिंग स्टार्ट होती है। हबीबी साहब जाने माने लेखक है, उन्हें बुलाया जाता है रशीद द्वारा। उन्होंने ताजमहल पर बहुत कुछ लिखा भी है। उन्होंने कोर्ट में बताया शाहजहां ने पूरी नींव से ताजमहल को बनाया है बेगम के शौक में। तभी विष्णु बताते हैं, जिस बुक की तुम बात कर रहे हो उस बुक में लिखा है कि शाहजहां ने जय सिंह से महल लिया था। आपको फारसी का अनुवाद ठीक से नहीं आता है, आपको जो पसंद आया वो आपने लिखा है और जो नहीं पसंद आया वो नहीं लिखा। इसके साथ विष्णु ने बहुत सारी डेट पेश की। किसी का भी टाइमलाइन एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था कि ताजमहल कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म। अब विष्णु कोर्ट को बताते हैं, जो विलियम भारत आए थे उन्होंने बिना गवर्नमेंट परमिशन के ताजमहल की एक लकड़ी के दरवाजे का कार्बन डेटिंग की थी। उन्होंने बताया था कि ये 300 साल पुराना लकड़ी का सैंपल है, शाहजहां ने ये नहीं बनाया। जब गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए तब गवर्नमेंट द्वारा लकड़ी के दरवाजे हटा दिए गए, दीवारें चुनवा दी गई। अब कोर्ट को नेक्स्ट हियरिंग डेट दी जाती है। अब हम देखते हैं कि विष्णु के पास एक कॉल आता है। वो किसी और का नहीं, एक वकील का होता है। वो बताते हैं कि एक आई विटनेस है। तब विष्णु उससे मिलने जाते हैं। वो बताते हैं, मेरा नाम ऑफिसर रघुराम है। 1959 में जो ताजमहल के नीचे 22 कमरे थे उसमें मैंने स्वास्तिक चिन्ह और हिंदू कल्चर की चीजें देखी थी, लेकिन हाई अथॉरिटी द्वारा सील कर दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मैं गवाही जरूर दूंगा। तब मानो विष्णु के मन में एक भरोसा आया, लेकिन अगले ही दिन कोर्ट नहीं पहुंच पाया और डरा दिया गया। अब कोर्ट से विष्णु ने एक और डेट मांगी। तभी हम देखते हैं विष्णु के घर रिपोर्टर आती है जिसने विष्णु का इंटरव्यू लिया था। बताती है, मुझे विलियम्स की बेटी का पता है और उससे वीडियो कॉल पे कनेक्ट करती है। वो बताती है, मैं इंडिया इतनी जल्दी नहीं आ सकती, लेकिन वो बताती है एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है। फिर एक स्थान पर मिलने का डिसाइड हुआ। इस बार विष्णु को पता था कि हमला होने वाला है। उसने पॉलिटिशियन से मदद मांगी और पुलिस को नकली वेश बदलकर मिलने आया। उसका किडनैप हो जाता है। बाद में पता चलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर है और वो उन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं।
अब कोर्ट स्टार्ट होता है। वह व्यक्ति जो विलियम्स के साथ था कोर्ट में मौजूद होता है। वो गवाही देते हैं उन्होंने असलियत में क्या देखा था। सब कुछ देखते हुए कोर्ट फाइनल ऑर्डर की डेट बताते हैं। अब हम देखते हैं कोर्ट की फाइनल डेट आ जाती है। वहाँ पर वो सभी मौजूद थे जो ताजमहल से जुड़े थे और विष्णु अपने परिवार के साथ था। अब कोर्ट रशीद और विष्णु दोनों को अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट सुनाने का मौका देते हैं। अब रशीद क्लोजिंग स्टेटमेंट में बोलते हैं, अभी हम इस मुद्दे को भूल जाते हैं और शाहजहां ने ताजमहल बनाया था या नहीं। अगर हम प्रेजेंट में देखते हैं ताजमहल से हमारे देश को 1000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। कितने टूरिस्ट लोग आते हैं, कितने लोगों की लाइफ इसी से चलती है। विष्णु की 3 पीढ़ियां भी इसी पर निर्भर थी। अगर आप इस पे कोई और राय सुनाते हैं जिससे लोग ताजमहल आना छोड़ दे तो देश का क्या होगा, लोगों की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, जो लोग इस पे डिपेंड हैं उनका क्या होगा। इन सब पे हुए ही आप अपना फैसला सुनाइएगा। अब विष्णु भी अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट सुनाते हैं। यह सब सच्चाई है और सच्चाई हमें सामने लानी चाहिए। पहले हमारे बहुत सारे मंदिर थे, उनको तोड़ दिया गया। शाहजहां के टाइम सारे मंदिर तोड़े गए। अगर वो सिंबल ऑफ लव थे तो इतने सारे लोग शाहजहां के टाइम भूखे मरे, 70 लाख लोग मारे गए थे। इन सबको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपना डिसीजन लेता है। ये जो ताजमहल का मुद्दा है इसे होल्ड किया जाता है और एक और कम्युनिटी बनाई जाएगी आगे की कार्रवाई के लिए। इसी के साथ ये भी बताया जाता है एजुकेशन के चेंजेस किए जाएंगे और हिंदू मंदिर कल्चर आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा। इतिहास को कोर्ट के द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतिहास को कोर्ट द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पेशल टीम एंड ऑर्थोलॉजिस्ट टीम के द्वारा ही निरीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद एक डिक्लेरेशन आता है जिसमें हम देखते हैं बहुत सारे लोग पहले ही पैनल डाल चुके हैं। आपको सुनने में हैरानी होगी 2025 में भी पैनल डाले गए हैं। विष्णु जी का केस खारिज हो जाता है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद वो हाई कोर्ट में भी खारिज हो जाता है, लेकिन पैनल इसके बाद भी नहीं रुकते। आज के लिए इस मूवी में इतना ही। आप लोग अपने फीडबैक एंड सजेशन जरूर शेयर करें। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।